हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने 7 मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। यह हमारा 8वां मेजर टॉपिक रहेगा, कला एवं संस्कृति। अप्रैल महीने में कला एवं संस्कृति से क्या क्या समसामयिक मुद्दे रहे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इथिक्स से रिलेटेड और सरकारी योजनाएं और भी कई जो महान हस्तियां हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो इस टॉपिक के अंतर्गत या फिर इस क्लास के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करेंगे इन कला एवं संस्कृति से, और भी इन सब के परिशिष्ट के संदर्भ में भी प्रस्तुत में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपराएं। यह हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले तो देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपराएं होती क्या है। भारतीय ज्ञान परंपराओं के बारे में, भारतीय ज्ञान परंपराओं में क्या शामिल है। भारतीय ज्ञान परंपराओं के वे सभी व्यवस्थित पहलू जो प्राचीन काल से ही भारत के उच्चतर स्तर तक विकसित हुए हैं, तथा वे सभी परंपराएं या प्रथाएं जो भारत के विभिन्न समुदायों, जनजातीय समुदायों सहित व पीढ़ियों से विकसित, परिष्कृत और संरक्षित हैं, यह भारतीय ज्ञान परंपरा कहलाती है। तो यह भारतीय ज्ञान परंपराओं के संदर्भ में। अब देखते हैं कि यह सुर्खियों में क्यों रहा है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपराओं को शामिल करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों के संदर्भ में और इसी के साथ ही कुछ अन्य तथ्यों के संदर्भ में देखते हैं कि इसे सबसे पहले 2020 में शिक्षा मंत्रालय के तहत IKS डिवीजन की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इंडियन नॉलेज सिस्टम इन हायर एजुकेशन की स्थापना 2020 में शिक्षा मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसंधान को बढ़ावा देना है और उनका प्रसार करना था। इसके अलावा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के हाल ही में जारी अंतिम संस्करण में भी भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेषज्ञता को जोड़ा गया है। इनके दिशा निर्देशों के विशेषताओं के संदर्भ में देखते हैं कि IKS में क्रेडिट पाठ्यक्रम के संदर्भ में UG और PG छात्रों को IKS में क्रेडिट पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और यह कुल अनिवार्य क्रेडिट का कम से कम 5% होगा। IKS को आवंटित किए गए क्रेडिट का कम से कम 50% प्रमुख के से संबंधित होना चाहिए। प्रमाणित स्रोतों पर बल देने के संदर्भ में इसकी विशेषता, IKS को प्रमाणित स्रोतों पर आधारित होना चाहिए, जैसे स्रोत ग्रंथ, ऐतिहासिक वृत्तांत, अभिलेख आदि इत्यादि के अंतर्गत। निरंतरता पर भी ध्यान देना चाहिए कि निरंतरता पाठ्यक्रम सामग्री के डिजाइन में प्राचीन काल से अपेक्षाकृत हाल की अवधि तक भारतीय ज्ञान परंपराओं की निरंतरता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्देश के संदर्भ में कि IKS पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी के संस्कृत के अलावा कोई भी अन्य भाषा हो सकता है, और इसके संस्कृत के अनुवाद से संदर्भ में इसमें प्रमुख विशेषता है कि संस्कृत स्रोतों के लिए जाने वाले तकनीकी शब्द उद्धरण देवनागरी लिपि के साथ साथ अंग्रेजी में भी अनुवाद किए जाना चाहिए। इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बारे में। अभी तो हमने देखा कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान के वे सभी व्यवस्थित पहलू जो प्राचीन काल से भारत में उच्चतर स्तर तक पहुंच गए हैं, उनके अंतर्गत प्रथाएं और परंपराएं आती हैं जो भारत के विभिन्न समुदायों, जिसमें जनजातीय समुदाय भी सम्मिलित है, वह पीढ़ियों से विकसित और परिष्कृत एवं संरक्षित हैं, तथा इनके संदर्भ में कि भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग के बारे में, यह प्रभाग को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। इसकी उत्पत्ति 2020 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतर्गत नवाचार प्रकोष्ठ के रूप में की गई थी। इसका विजन इंडियन नॉलेज सिस्टम के सभी पहलुओं का अंतर विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, भविष्य के अनुसंधान और सामाजिक उपयोग के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण एवं प्रसार करना है। और इसके कार्यों के अंतर्गत देखते हैं कि अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं सहित भारत और विदेशी में विभिन्न संस्थाओं या IKS से संबंध में किए गए अंतर या अंतराविषयक कार्यों को सुगम बनाना और उनका समन्वय करना है। संस्थानों, केंद्रों आदि में विषयवार और अंतर विषयक अनुसंधान ग्रुप की स्थापना, मार्गदर्शन और निगरानी करना। भारतीय ज्ञान परंपरा को लोकप्रिय बनाने की योजनाएं बनाना और उन्हें बढ़ावा देना है। परियोजनाओं के वित्त पोषण को सुगम बनाना और अनुसंधान के लिए तंत्र विकसित करना तथा IKS के प्रचार के लिए नीतिगत सिफारिशें करना इसके संदर्भ में इसके प्रमुख कार्य है। अब देखते हैं इसके उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को एकत्रित करने के संदर्भ में इसका महत्व को देखते हैं।
समृद्ध विरासत का समर्थन करना, उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के अस्तित्व से भी पहले भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रतिष्ठित संस्थान मौजूद थे। भारतीय शिक्षा प्रणाली का भी औपनिवेशीकरण करना कि भारतीय शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक जोड़ों से हमारे अपने वैज्ञानिक विचारों की संरचना एवं आधार को समझने में बाधा के रूप में काम किया है। आईकेएस को एकीकृत करने से भावी अनुसंधान और सामाजिक इस्तेमाल के लिए आईकेएस के संरक्षण तथा प्रसार में सहायता मिलेगी। वर्तमान समय में आईकेएस के इस्तेमाल के संदर्भ में कि आयुर्वेद के ज्ञान, प्राचीन काल में जहाज़ों के निर्माण के ज्ञान, विमान के ज्ञान, सिंधु घाटी के शहरों की स्थापत्य कला के ज्ञान और प्राचीन भारत के राजनीतिक विज्ञान आदि का वर्तमान विश्व में अनुसरण किया है। आईकेएस दुनिया को काम करने का भारतीय तरीका सिखा सकता है। इसके बहुविषयक दृष्टिकोण के बारे में देखते हैं कि आईकेएस की बहुविषयक और अंतर अनुशासनात्मक प्रकृति छात्रों को समझ को बढ़ाएंगे, साथ ही उन्हें जीवन की चुनौतियों से बेहतर निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार करेंगे। दुनिया की कई समस्याओं का समाधान आईकेएस में निहित है, जैसे जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, संधारणीय जीवन की आवश्यकता आदि होता है। सांस्कृतिक लोकाचार के करीब लाने के संदर्भ में यह पारंपरिक और समकालीन अवधारणाओं के संपर्क में आने से इंजीनियरों को उनके सांस्कृतिक लोकाचार के करीब लाया जाएगा और उनसे बौद्धिक ज्ञान की सीमा का विस्तार होगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके संदर्भ में अब आता है आईकेएस को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के संबंध में क्या चुनौतियां हैं। पहली चुनौती आती है कि इस तरह के पाठ्यक्रमों से रोजगार प्राप्त करने संबंधी चिंताएं होगी। दूसरी चुनौती आती है कि आईकेएस से संबंधित पाठ्यक्रम को चुनने से लेकर विद्यार्थियों में अनिच्छा का होना, और इससे विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है और आईकेएस के पाठ्यक्रम के पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव का होना या इसके समक्ष चुनौतियाँ हैं। इसको निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि इसमें यह महत्वपूर्ण है कि आईकेएस को आलोचनात्मक और साक्ष्य आधारित तरीके से सिखाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर महत्व पर बल दिया गया देती है। यह अप्रमाणित मान्यताओं या प्रथाओं के किसी भी प्रचार से बचने हेतु आईकेएस को वैज्ञानिक रूप से कठोर तरीके से सिखाया जाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के बारे में। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत 1 लाख से अधिक गांवों को अनूठी विशेषताओं की पहचान करके उनका दस्तावेजीकरण किया हुआ है। ऐसे गांवों के उदाहरण के संदर्भ में देखते हैं, जैसे पहला उदाहरण आता है सिनौली, उत्तर प्रदेश। सिनौली का इम्पोर्टेंस क्या है? सिनौली एक हड़प्पा स्थल के साथ साथ एक पुरातात्विक स्थल भी है। यह कांस्ययुगीन सभ्यता से जुड़ी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे उदाहरण के लिए 2018 में मिली ठोस डिस्क वाली पहिया गाड़ी, जिसकी कुछ लोगों ने रथ के रूप में व्याख्या की गई है। फिर आता है रेडी, उत्तराखंड के बारे में। यह चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1974 में रेडी गांव में जंगलों को बचाने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। बाद में यह चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर आता है सुकेती जीवाश्म पार्क, हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसे शिवालिक जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। यह 2.5 मिलियन वर्ष पुराने कसोरी जीवाश्मों का समृद्ध संग्रह है। यह 1 से 1.5 मिलियन वर्ष पहले क्षेत्र में पाए जाने वाले 6 प्रागैतिहासिक जानवरों के आदमकद फाइबर ग्लास मॉडल्स इस पार्क में प्रदर्शित है। अब आता है पंड्रेथन, जम्मू कश्मीर। यह 4वीं शताब्दी में कश्मीरी संत और रहस्यवादी कवित्री लाल देह की जन्म इसी गांव में हुआ था। उन्हें लल या लोलेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है और उनके लेखन को वाक भी कहा जाता है। यह 8वीं सदी की एक शिव मंदिर है। यह थल सेना की चिनार कॉर्प्स द्वारा इसका कायाकल्प किया गया और सेना में इसका संरक्षण भी करती है। अब आता है बिश्नोई, राजस्थान के बारे में। यह प्रकृति के साथ सद्भावनापूर्ण तरीके से रहने के कारण यह गांव को एक स्टडी का विषय रहा है। ग्रामीण इसमें 29 सिद्धांतों के एक सेट का पालन करते हैं, जिसमें जानवरों की सुरक्षा और पेड़ों के संरक्षण के संबंध में संबंधित एक मानदंड निर्धारित किया गया। अब पढ़ते हैं मेरी गांव मेरी धरोहर सर्वेक्षण के बारे में। इसका उद्देश्य गांव, ब्लॉक तथा जिलों के विशिष्ट बनाने हेतु नागरिकों को शामिल करके ग्रामीण स्तर पर सांस्कृतिक पहचान का दस्तावेजीकरण करना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की एक अनूठी सांस्कृतिक विरासत का दोहन करना। इसके तंत्र के बारे में बारे सेवा केंद्रों के जरिए ग्राम स्तर से जुड़े उद्यमी होते हैं, जो स्थानीय लोगों के साथ बैठते हैं। इनकी बैठकों के दौरान ग्रामवासी अपने गांव के बारे में रोचक तथ्यों पर चर्चा करते हैं, जिन्हें बाद में आवेदन के जरिए अपलोड कर दिया जाता है। इन रोचक तथ्यों में गांव के दिलचस्प स्थान, रीति रिवाज और परंपराएं, प्रसिद्ध हस्तियां, त्योहार और मान्यताएं,
कला एवं संस्कृति आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसका समन्वय संस्कृति मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इसकी भागीदारी की गई है। यह गांवों को व्यापक रूप से अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन्हें विभाजित करने का आधार यह है कि वे पारिस्थितिकी, विकासात्मक और शैक्षणिक रूप से महत्वपूर्ण है और क्या वे किसी ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। इसके संदर्भ में अब आता है एनएमसीएम का महत्व के बारे में। एनएमसीएम के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर उसके महत्व को देखते हैं। एनएमसीएम की शुरुआत 2017 में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। इसका मिशन का लक्ष्य समृद्ध भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत की संरचनाओं को संरक्षित करना है। यह देश के विशाल और व्यापक सांस्कृतिक कैनवास को वस्तुनिष्ठ सांस्कृतिक मानचित्रण में परिवर्तित करना है। कलाकार समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक तंत्र तैयार करना, देश भर में मजबूत सांस्कृतिक जीवंतता का निर्माण करना आदि इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसमें शामिल संस्थाएं आती हैं जैसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा एनएमसीएम को संचालित करने का कार्य CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया और इस मिशन को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मार्गदर्शन में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके व्यापक स्तर पर मिशन के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो निम्नानुसार हैं, जिसमें पहला आता है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरूकता अभियान। यह अभियान हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत के बारे में स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करता है। राष्ट्रव्यापी कलाकार प्रतिभा खोज या स्काउटिंग कार्यक्रम के बारे में। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रतिभा खोज अभियान में छिपी हुई कई प्रतिभाओं के साथ साथ पारंपरिक प्रतिभाओं की भी खोज करने का प्रयास करता है। इसका तीसरा इम्पोर्टेंस पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल के बारे में। यह पूरी तरह से सुसज्जित एक ऐसा सांस्कृतिक पोर्टल है जो कलाकारों, संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और संस्कृति मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के साथ एक साझे संवाद कार्य के रूप में कार्य करेगा। इसके प्रमुख 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अब इसके संदर्भ में इसका एनएमसीएम का इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। इससे प्राप्त व्यापक डेटाबेस का उपयोग सांस्कृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक शिक्षा और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए योजनाबद्ध विकास के लिए किया जाता है। इससे उच्च गुणवत्ता और विशाल लर्निंग संसाधनों की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। यह कलाकारों के बीच मौजूद डिजिटल विभाजन की खाई को पाटने में मदद करता है। यह कई कलाकारों के एक मंच पर आने से स्वच्छ भारत और नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी और यह अपने योगदान के बल दे कलाकारों और संस्थाओं को आर्थिक प्रोत्साहन भी इसके अंतर्गत मिलेगा। यह इसका महत्व है। अब आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बारे में। यह कला केंद्र क्या है? इसका जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी उत्पत्ति 1987 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। इसका कार्य कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक अनुसंधान और कला के प्रसार के केंद्र के रूप में कार्य करना है तथा इसकी संरचना जिसमें कला निधि, संदर्भ पुस्तकालय है, कला कोष में भारतीय भाषाओं के मौलिक ग्रंथों के अध्ययन और प्रकाशन के लिए समर्पित है। जनपद संपदा इसके अंतर्गत जो है वह जीवन शैली के अध्ययन में संलग्न है। कला दर्शन यह प्रदर्शनियों के माध्यम से शोधों और अध्ययनों को दृश्य रूपों में बदलता है। कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स में यह सांस्कृतिक संरक्षण और प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी साधनों का उपयोग करता है। सूत्रधार के संदर्भ में यह प्रशासनिक अनुभाग जो सभी गतिविधियों का समर्थन और समन्वय करने के लिए प्रमुख आधार के रूप में कार्य करता है। या इसकी संरचना के संदर्भ में है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट के संदर्भ में। अब देखते हैं इसके मिशन के प्रमुख घटक के बारे में। इसमें पहला घटक आता है कि यह ऐसे संस्थानों की पहचान करना जहां सांस्कृतिक केंद्र या कलाग्राम विकसित किए जा रहे हों। दूसरा आता है कलाकारों का वर्गीकरण के संदर्भ करना तथा उन्हें विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पत्र प्रदान करना है। फिर इसका तीसरा आता है कि सीखने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाना चाहिए। कलाकार कल्याण योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना, पर्यटन स्थलों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों और कार्यक्रमों का ब्यौरा तैयार करना और गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम की शुरुआत करना इस मिशन के मुख्य घटक हैं। इसको निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि इसमें एक बेहतर तरीके से चित्रित, प्रलेखित, डिजाइन किए गए डेटाबेस का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है और इसकी जरूरत न केवल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए होती है बल्कि प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को आजीविका के साधन प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए भी किया जाता है। अब पढ़ते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। हाल ही में राजा रवि वर्मा की 175वीं जयंती मनाई गई है। राजा रवि वर्मा के बारे में इन्हें
फादर ऑफ इंडियन आर्ट या आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता के रूप में व्याख्यात है तथा ये अपनी चित्रकलाओं और कैनवास पर रंगों के इस्तेमाल के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इन्होंने यूरोपीय तकनीक का इस्तेमाल कर भारतीय विषय वस्तु को अपनी चित्रकलाकारी में मुख्य स्थान दिया। इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। जन्म स्थान चिलिमानूर, त्रावणकोर, केरल में है। इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 को हुई और इनका व्यवसाय चित्रकार एवं कलाकार था। इनके पेंटिंग के वर्गीकरण को इस संदर्भ में देखते हैं कि यह व्यक्ति चित्र बनाते थे, मानवीय आकृतियों वाले चित्र और भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास व पुराण घटनाओं से संबंधित चित्र इनके द्वारा बनाए जाते थे। इनके गुरु आलागिरी नायडू जो थे, जो वाटर कलर पेंटिंग या जल रंग चित्रकला के संदर्भ में, और थियोडर जेनसन जो थे वह ऑयल पेंटिंग तकनीक या तेल रंग चित्रकला में इनके गुरु रहे। इनको पुरस्कार केसर-ए-हिंद में स्वर्ण पदक दिया गया 1904 में और केरल सरकार द्वारा हर साल राजा रवि वर्मा पुरस्कार से कलाकारों को सम्मानित करती है। अब देखते हैं भारतीय कला में इनके योगदान के बारे में। पहला तो आता है लिथोग्राफी के प्रस्तावक। भारत में लिथोग्राफी के शुरुआती समर्थकों में से एक है। इन्होंने लिथोग्राफी एक सपाट पत्थर और धातु की एक प्लेट पर चित्रण करने की एक कला होती है और उन्होंने इस तकनीक का उपयोग हिंदू साहित्य के लोकप्रिय दृश्यों और पात्रों को चित्रित करने के लिए किया था। इन्होंने भारतीय परंपरा और यूरोपीय कला का सम्मेलन किया, जिसमें वे उन चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने यूरोपीय अकादमी की तकनीकों के साथ भारतीय परंपरा के एक सुंदर चित्रण को पूरा करने में सफलता प्राप्त की। वे त्रुटिहीन तकनीक से भारतीय कला को पूरी दुनिया में विख्यात करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनकी पौराणिक कथाओं में अंतर्दृष्टि के संदर्भ में उन्होंने अपने चित्रों में पौराणिक कथाओं के विषयों का चित्रण भी किया। इनमें उनके द्वारा चित्रित कुछ विख्यात उदाहरण जैसे दुष्यंत शकुंतला का प्रेम प्रसंग, नल दमयंती की कथा, भगवान श्री राम की वरुण देव पर विजय आदि इनके चित्रों में दिखाई देती हैं। वे सामान्य जन के कलाकार थे। वे अपने चित्रों की सस्ती प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते थे और इन्होंने उनकी पहुंच और प्रभाव को भी बढ़ गया तथा यह हिंदू देवताओं का उनका चित्रण निम्न जातियों के बहुत से लोगों के लिए पूजा सामग्री बन गया और जिन्हें अक्सर मंदिर में प्रवेश करने से मना किया जाता था इनके संदर्भ में। अब देखते हैं इसके संदर्भ में क्या क्या सुर्खियां रही। जैसे पहला आता है वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित और सार्वभौमिक चिंताओं के मामले पर विचार करने के लिए दुनिया भर के बौद्ध विद्वानों, परिसंघों के नेताओं एवं बौद्ध धर्मावलंबियों को एक मंच में एक साथ लाना था। नई दिल्ली घोषणा पत्र की विशेषताओं के संदर्भ में देखते हैं कि पहली विशेषता आती है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बौद्ध धर्म के ग्रंथ, सिद्धांत और दर्शन विभिन्न धार्मिक विश्वासों के बीच संवाद, सद्भाव और सार्वभौमिक शांति सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वोत्तम मार्गदर्शक साधन है और जीवंत विरासत के रूप में बौद्ध तीर्थयात्रा के महत्व को भी पहचाना जाए। इस शिखर सम्मेलन में भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति बौद्ध धर्म की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया गया है, जिसमें गौरतलब है कि सॉफ्ट पावर रणनीति के तहत अनुनय और आकर्षण का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के बिना दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। अब देखते हैं कि बौद्ध कूटनीति की दिशा में की गई अन्य पहलों के बारे में। पहली पहल जो चली है वह प्रधानमंत्री बौद्ध धर्म में अपनी राजनयिक यात्राओं को नियमित हिस्सा बनाते रहे हैं और साथ ही बौद्ध विरासत पर भी बल देते रहे। धर्मशाला में दलाई लामा और तिब्बत की निर्वासित सरकार की उपस्थिति में वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए भारत की छवि को मजबूत किया है। भारत ने साउथ कोरिया के बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले विशेष बौद्ध पर्यटक सर्किटों का निर्माण किया गया है और नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया। इनके संदर्भ में यह बौद्ध कूटनीति के संदर्भ में कुछ पहले हैं। अब इसके बौद्ध कूटनीति को बढ़ावा देने के संदर्भ में इसके महत्व के बारे में देखते हैं। जैसे बौद्ध धर्म की लगभग सभी एशियाई देशों में उपस्थिति है और इस क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बौद्ध धर्म के आधार पर एशियाई देशों के साथ गहरे संबंध स्थापित करने के लिए नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति के लक्ष्य को प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख महत्व हैं। अब आता है सांची के बारे में। सांची देश का पहला सौर शहर बनने जा रहा है। सांची मध्य प्रदेश में स्थित है तथा यह सांची के बौद्ध स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है।
यह स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन सीधे तौर पर यह बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। यह स्थल बुद्ध से ज़्यादा अशोक से संबंधित है। यहाँ पर पहली और दूसरी ईस्वी के काल में अलग अलग बौद्ध स्मारक प्राप्त होते हैं, जिन्हें सांची स्तूप अधिक प्रसिद्ध है। सांची स्तूप में 4 प्रवेश द्वार हैं, जो विस्तृत और जटिल नक्काशी के माध्यम से बुद्ध के जीवन को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से गुप्त काल का मंदिर भी प्राप्त हुआ है, और यह भारत में मंदिर स्थापत्य कला के शुरुआती चरणों में से एक है। अब आता है मनमदुरई मृदभांड के बारे में। यह तमिलनाडु के शिवगंगई जिले के मनमदुरई मृदभांड को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ। इन मृदभांड को बनाने के लिए नेदुलकुलम, नाथपुरक्कु, सुंदरनादपु के सेकलतूर जैसी जल निकायों से प्राप्त एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और इन मृदभांड को बनाने के लिए मुख्य कच्चा माल मृदा और जल होते हैं, और यह बैगई नदी मनमदुरई गांव से होकर निकलती है। और यह नदी मृदभांड निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी के लिए एक उत्तम स्रोत है, जिसे मनमदुरई मृदभांड कहा गया है। और मदुरई जो तमिलनाडु के शिवगंगई जिले में है, उसे जीआई टैग मिला हुआ है। अब आता है लद्दाख की काष्ठ नक्काशी कला के बारे में। प्रधानमंत्री ने लद्दाख की काष्ठ नक्काशी कला के लिए अपनी तरह से पहले भौगोलिक टैग की प्रशंसा की है। लद्दाख की काष्ठ नक्काशी कला लद्दाख क्षेत्र में सौंदर्य की दृष्टि से एक जीवंत कला शैली रही है। जीआई टैग इसके निर्यात को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का पहचान करेगा। साथ ही यह उत्पादकों और हितधारकों के लिए आर्थिक समृद्धि लाने के लिए भी कार्य करेगा। जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, और इसी उत्पत्ति के कारण इन उत्पादों में विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा होती है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 में जीआई के पंजीकरण और बेहतर संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें यह 10 वर्षों के लिए वैध होता है। अब आता है नगरी दुबराज चावल के बारे में। यह छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज चावल की किस्म को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। इस चावल के संदर्भ में इसी वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ के चीराफुल गांव चावल को भी भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया था, और इस प्रकार दुबराज राज्य की दूसरी चावल की किस्म भी बन गई है, जिसे यह टैग मिला हुआ है। धमतरी जिले की नगरी में एक महिला स्वयं सहायता समूह मां दुर्गा स्व सहायता समूह दुबराज की फसल कटाई करता है, और इस समूह ने भौगोलिक संकेतक दर्जे के लिए आवेदन किया हुआ था। यह इसकी स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी संदर्भ में देखते हैं कि नगरी दुबराज में इसकी सुगंध के कारण छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है। इसे वाल्मीकि रामायण में इस अनाज का संदर्भ मिलता है, और यह चावल की देसी किस्म है और इसके छोटे दाने होते हैं। अब आता है पुष्करालू या पुष्करम महोत्सव के बारे में। तेलुगु भाषी लोगों का 12 दिवसीय पुष्करालू उत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। यह शुरू हुआ। यह पुष्करालू उत्सव 12 पवित्र नदियों की पूजा होती है इसमें, जिसमें भगवान पुष्कर हर 12 साल में प्रकट होते हैं। ये 12 नदियाँ हैं: गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सिंधु और प्राणहिता इसकी प्रमुख 12 नदियाँ हैं। इस महोत्सव का आयोजन 12 वर्षों में एक बार किया जाता है, जिसमें उपयुक्त नदियों में से किसी एक नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। प्रत्येक नदी एक राशि चिन्ह से जुड़ी हुई है। साथ ही किस नदी के किनारे इसे आयोजित किया जाएगा, इस पर निर्भर करता है कि वह उस समय बृहस्पति किस राशि में, उसके संदर्भ में इसका निर्धारण होता है कि यह उत्सव कहाँ मनाया जाएगा। तो इस उत्सव को तेलुगु भाषी लोगों के लिए 12 दिवसीय पुष्करालू उत्सव वाराणसी में शुरू हुआ है, और यह 12 नदियों में से कहीं भी किसी भी नदी पर मनाया जाएगा जब उसकी राशि बृहस्पति किस राशि में है उसके संदर्भ में होगा, तभी यह उत्सव मनाया जाएगा। अब आता है हक्की पिक्की के बारे में। हक्की पिक्की इस जनजाति के कुछ सदस्य सूडान में जारी आंतरिक युद्ध की वजह से वहां फंसे हुए हैं। ये मुख्य रूप से कर्नाटक के शिवमोगा, दावणगेरे और मैसूर जिलों में रहते हैं। ये पारंपरिक और हर्बल दवाओं को ज्ञान के संरक्षित करने के लिए विख्यात है। इन दवाओं की अफ्रीकी देशों में अत्यधिक मांग है, और तथा हक्की पिक्की जो है वह मात्र सत्तात्मक समूह या जनजातीय समूह कहा जाता है, और ये इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं और इन घर को बागरी या मातृभाषा में बातचीत करते हैं, लेकिन दैनिक कामकाज करते समय कन्नड़ भाषा बोलते हैं। यूनेस्को ने बागरी को एंडेंजर्ड भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया हुआ। अब आता है अभिलेख पटल के बारे में। अभिलेख पटल
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक अभिलेख के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों वाले पोर्टल अभिलेख पटल की शुभारंभ की प्रशंसा की है। यह इंटरनेट के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के संदर्भ में माध्यम और इसके डिजिटल संग्रह तक पहुंचने के लिए फीचर से परिपूर्ण एक वेब पोर्टल है। इस वेब पोर्टल की पहल NAI के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य इसके भारतीय अभिलेखीय रिकॉर्ड्स के सभी के लिए उपलब्ध कराना है तथा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध कार्यालय है और यह भारत सरकार के गैर वर्तमान अभिलेख के भंडार के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी क्लास के अंतर्गत नीति शास्त्र के बारे में। अप्रैल माह में क्या नीति शास्त्र रिलेटेड मुद्दे रहे उनको बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक आता है प्रवासन से जुड़ी नैतिकता के बारे में। हाल ही में विश्व बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वैश्विक प्रवासन और शरणार्थियों का अवलोकन कर एक एकीकृत ढांचे को प्रस्तुत किया गया। यह ढांचा प्रवासन के गंतव्य देशों और स्रोतों देशों एवं स्वयं प्रवासियों और शरणार्थियों अर्थात सभी पर सीमा पार आवाजाही से जुड़े सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रवासन को विश्व में परिसंपत्ति और दायित्व या दोनों रूप में देखा जाता है। परिसंपत्ति के रूप में प्रवासन का उपयोग करने और इससे जुड़े दायित्व से बचने के लिए दुनिया भर में देश में अपनी सहूलियत के अनुसार नीतियां और कानून बनाते हैं। हालांकि ऐसी नीतियों में अक्सर नैतिक सिद्धांतों का अभाव होता है। अब देखते हैं प्रवासन के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों के लिए नैतिक हित कौन कौन से हैं। जैसे व्यक्ति के संदर्भ में, मूल देश स्रोत देश के संदर्भ में, गंतव्य देश के संदर्भ में, बचाव दल के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में। सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति के संदर्भ में। व्यक्ति के संदर्भ में व्यक्ति सामान्यतः बेहतर जीवन की तलाश में अपने मूल निवास को छोड़ता है। लोग यह उम्मीद करते हैं कि जिस स्थान पर वो जा रहे हैं उन्हें वहाँ के नागरिकों के समकक्ष ही माना जाए। वे चाहते हैं कि उन्हें साधन के बजाय साध्य के रूप में देखा जाए। अब आता है मूल स्रोत या देश के संदर्भ में। मूल या स्रोत देश के संदर्भ में कि व्यक्तियों को अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाने के अधिकार और उनके मूल देश या क्षेत्र द्वारा भर्ती या रोजगार प्रक्रिया के विनिमय और विदेशों में काम करने के लिए अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रयासों के बीच द्वंद्व मौजूद है। हालांकि प्रवासन के चलते जहां एक और मूल देश को विप्रेषण प्राप्त होता है तो वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से मूल देशों की प्रतिभा पलायन का भी सामना करना पड़ता है। गंतव्य देश के संदर्भ में या डेस्टिनेशन कंट्री के संदर्भ में अधिकांश देश केवल ऐसे प्रवासियों या शरणार्थियों को स्वीकार करना चाहते हैं जो उपयोगी या कुशल हो। साथ ही ये देश की एक निश्चित सीमा के बाद प्रवासियों को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि इससे देश की जनसांख्यिकी स्थिति बिगड़ सकती है और संसाधन का उपयोग पैटर्न नकारात्मक के रूप में प्रभावित हो सकता है। अब आता है बचाव दल के लिए। बचाव दल के संदर्भ में कि जहां एक और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की मानवीय आवश्यकता से बंधे होते हैं तो दूसरी ओर उन्हें हिंसा के लिए जिम्मेदार राज्य और मानव तस्करी का सहभागी मान लिया जाता है क्योंकि वे प्रवासियों और शरणार्थियों को सीमा पार कराने में मदद करता है। अब आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जैसे संगठन इस बात पर निगरानी करते हैं कि प्रवासी जहां रहते हैं वहां उनके अधिकारों की अच्छी तरह से रक्षा हो। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख नैतिक हित है इन प्रवासन के संदर्भ में। अब आता है प्रवासन और शरणार्थी नीति में शामिल नैतिक मुद्दे के बारे में। मानवाधिकार का उल्लंघन प्रवासन नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में निहित अधिकारों का पालन नहीं करती है। इन कानूनों में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा 1966, प्रवासियों के संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र महासभा का संकल्प 2014 इसके अंतर्गत शामिल होता है।
तो अभी तक हमने इसके संदर्भ में प्रवासन से जुड़ी नैतिकता के संदर्भ में देखा है कि हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी की गई उसके संदर्भ में दिखाया गया है। प्रवासन के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों के नैतिक हित के बारे में देखा कि व्यक्ति के संदर्भ में, मूल स्रोत के संदर्भ में, गंतव्य देश के संदर्भ में, बचाव दल के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में। और इसके संदर्भ में कौन कौन से नैतिक प्रवासन और शरणार्थी नीति में शामिल नैतिक मुद्दे कौन कौन से, एक तो मानवाधिकार को उल्लंघन है, मानवाधिकारों का उल्लंघन, फिर आता है उपयुक्तवादी दृष्टिकोण। उपयुक्तवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत इसमें प्रवासन नीतियों में एक ओर तो कुशल कार्यबल को स्वीकार करने की प्राथमिकता देता है, तो वहीं दूसरी ओर संकट आदि की वजह से अपना देश या क्षेत्र छोड़ने वाले एवं शरणार्थियों को हतोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए विकसित देशों में इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग जैसे कुशल प्रवासियों को गर्मजोशी से स्वागत किया गया है, लेकिन दूसरी ओर जब सीरिया या लेबनान से कोई निरक्षर शरणार्थी आता है तो उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता। अब आता है साधन और साध्य के संदर्भ में। साधन और साध्य के संदर्भ में देखते हैं श्रम अर्थशास्त्र सीमाओं के पार श्रमिकों के उन देशों के जाने पर बल देता है जहां उनके श्रम को उनके मूल देश की तुलना में अधिक उत्पादक रूप में उपयोग किया जाता है, और इस सिद्धांत को मानववादी दृष्टिकोण के रूप में अनुपस्थित होता है। अब आता है निष्ठुरता के संदर्भ में। इसमें अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते समय हजारों प्रवासियों और शरणार्थियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। उत्तरी अफ्रीका के शरणार्थियों का यूरोप में प्रवासन एक जीता जागता उदाहरण है। संवेदनशीलता के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के चलते बेघर हो रहे शरणार्थियों और प्रवासियों की हालिया चुनौतियों से निपटने के लिए नीतियां बनाई गई हैं। अस्थायी श्रम प्रवासन कार्यक्रम की नैतिकता के संदर्भ में इसमें कई उच्च आय वाले सामाजिक देखभाल और खाद्य उत्पादन जैसे श्रमिकों में श्रम और कौशल प्राप्त लोगों की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके लिए वे कम कुशल प्रवासी श्रमिकों की अनुमति देने के क्रम में अस्थायी श्रम प्रवासन कार्यक्रम के विस्तार पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। इसमें अस्थायी श्रम प्रवासन कार्यक्रम घरेलू स्तर पर समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत गंतव्य देश हमेशा अपने नागरिकों की तुलना में प्रवासियों को सीमित अधिकार देते हैं। इसके संदर्भ में अब आता है प्रवासन और शरणार्थियों से जुड़े कुछ नीति निर्माण में प्रभाव के संदर्भ में। इनके क्षेत्र में आता है जैसे नागरिकता की स्थिति, अधिकार का होना, क्षमता, गतिविधियां, शांति और सुरक्षा के संदर्भ में। इसके क्षेत्र में जब जैसे प्रवासन में नैतिक सिद्धांतों को शामिल नहीं किया जाता और जब प्रवासन में नैतिक सिद्धांतों को शामिल किया जाता है उसके संदर्भ में देखते हैं। नागरिकता की स्थिति जो पहला क्षेत्र आता है, इसमें प्रवासन में नैतिकता के सिद्धांत को नहीं शामिल किया जाता है। उसके संदर्भ में देखते हैं कि ऐसी स्थिति में प्रवासियों या शरणार्थियों के साथ द्वितीय श्रेणी में नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाता है और उन्हें अधीनस्थ माना जाता है। प्रवासन के नैतिक सिद्धांतों में शामिल करने के संदर्भ में इसकी नागरिकता की स्थिति इसमें चलते या प्रवासियों के साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के समान रूप में व्यवहार किया जाता है। अधिकार के संदर्भ में ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के पात्र नहीं होते हैं और ये जो इसमें ये प्रभावी तरीके से सभी अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं और इन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद मिलती है। क्षमता के संदर्भ में इसमें विपरीत परिस्थितियों में वे अलग अलग क्षेत्रों पे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और यह समान अवसर मिलने के कारण वे अपनी क्षमता को पूरा करने में उपयोग करने में सक्षम होते हैं और भारत में यहूदी समुदाय इसका प्रमुख उदाहरण है। अब आता है गतिविधियों के संदर्भ में। इसकी गतिविधियों में या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वे अवैध गतिविधियों जैसे आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी आदि से लिप्त हो जाते हैं और इसके संदर्भ में अपने विकास के साथ साथ वे समाज और देश के विकास में बड़े पैमाने पर योगदान देते हैं। शांति और सुरक्षा के संदर्भ में इसमें समाज के अनुचित एकीकरण विभिन्न संघर्षों जैसे वैचारिक, मनोवैज्ञानिक संघर्ष आदि को जन्म देता है, जिससे उदाहरण के लिए रोहिंग्या के पलायन का मुद्दा। और इसके संदर्भ में आता है कि ऐसे सिद्धांतों के समावेशन से समाज में अच्छी तरह से एकीकृत किया जाता है। वे समाज सहिष्णुता, सहानुभूति आदि के सिद्धांत को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख नीति निर्माण से जुड़े हुए प्रभाव है। अब आता है इसके संदर्भ में कि प्रवासन और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रवासन और मैट्रिक्स क्या होती है। मांग और आपूर्ति के संदर्भ में गंतव्य देश अक्सर उन प्रवासियों या शरणार्थियों को प्राथमिकता देते हैं जो उनके लिए अधिक उपयोगी और फायदेमंद होते हैं, और दूसरी ओर यदि वे गंतव्य देश के मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं तो ऐसे उनके अवसरों की संभावना कम हो जाएगी और यह मांग और आपूर्ति की स्थिति में बदलाव साथ में रहता रहेगा। अब आता है इसके संदर्भ में कि नीति निर्माण में नैतिक सिद्धांतों को कैसे शामिल करें।
नीतियों में समानता और गैर भेदभाव के साथ संबंधी प्रावधानों को शामिल करके ऐसे प्रावधान जो नस्ल, रंग, वंश, निर्जातीय मूल जैसे कई आधारों पर भेदभाव, उपेक्षा, प्रतिबंध या किसी को वरीयता जैसी गतिविधियों को रोक सकता है। राज्यों या सरकारों के कानूनों, नीतियों और उनके कार्यान्वयन आदि लोगों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव, असमान व्यवहार जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना चाहिए। मानवाधिकारों के सम्मान के संदर्भ में इसमें राष्ट्रों को प्रवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचना चाहिए। इसमें प्रवासियों की मनमानी तरीके से गिरफ्तारी, यातना तथा सामूहिक निष्कासन जैसी कार्रवाइयों से बचना चाहिए। भागीदारी और समावेशन के संदर्भ में इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के उपयोग को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सक्रिय, स्वतंत्र और सार्थक भागीदारी का हकदार होता है, जिसमें प्रवासियों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनके परामर्श किया जाना चाहिए। प्रासंगिक सार्वजनिक नीति निर्माण में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। जन केंद्रित दृष्टिकोण के संदर्भ में इसके अनुसार प्रवासी और शरणार्थी ऐसे पुरुष या महिलाएं होती हैं जिन्हें अक्सर विकल्प कठिन चुनने पड़ते हैं, इसलिए वे उचित या मर्यादित व्यवहार के योग्य होते हैं और उनकी अपनी एक पहचान, कौशल, संस्कृति और प्रसंग होता है। इसके संदर्भ में फिर आता है जवाबदेही और विधि के शासन के संदर्भ में। इसमें राज्यों को अपनी नीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही राज्य को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकार धारकों के पास उल्लंघन के मामले में निवारण तंत्र का पहुंच उपलब्ध हो और भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होने के प्रभावी समाधान प्राप्त कर सके। प्रवासन से जुड़े कानून या नियम ऐसे होने चाहिए जिनसे प्रवासियों को न्याय प्राप्ति का पूर्ण अवसर और मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उनके निवारण और कानूनी उपचार का भी अवसर मिल सके। इनके संदर्भ में अब आता है नैतिक नीति निर्माण के माध्यम से प्रवासियों या शरणार्थियों के अधिकारों के समर्थन। पहला आता है जैसे यातना से मुक्ति का अधिकार, दूसरा आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है स्वतंत्र चिंतन, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने की स्वतंत्रता का अधिकार, भेदभाव से मुक्ति का अधिकार आता है, शरण पाने का अधिकार, पारिवारिक जीवन बसाने का अधिकार और नॉन रिफाउलमेंट का अधिकार, जिसमें देशों का यह दायित्व बनता है कि वह शरणार्थी को अपने मूल देश में वापस नहीं भेजे जहां उन्हें जान का खतरा है। इसके संदर्भ में अब आता है यहाँ पर हमारा एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। आप पढ़ते हैं सुर्खियों में रही अप्रैल माह में प्रमुख योजनाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली योजना आती है कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। हाल ही में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। इस योजना के उद्देश्य और विशेषताओं के संदर्भ में देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना, एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है, गिरवी या तीसरे पक्ष की गारंटी को बिना बैंक ऋण उपलब्ध कराना, सरकारी सहायता से वंचित या सरकारी सहायता का उचित लाभ न उठा पाने वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाना, बैंकों, एमएफआईज आदि से नई पीढ़ी के उद्यमियों को वित्त प्राप्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसके संदर्भ में इसके प्रमुख उद्देश्य है। इसकी विशेषताओं के बारे में, इस योजना को औपचारिक रूप से 2000 में शुरू किया गया था। यह केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा सिडबी में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की स्थापना की है। इस फंड के निधि में भारत सरकार और सिडबी द्वारा क्रमशः 4:1 का रेशियो रहता है या अंशदान किया जाता है। इसमें पात्र उद्यमी इस योजना में लाभ उठाने के लिए मौजूदा और नए दोनों प्रकार के उद्यम पात्र होते हैं। इसमें पात्र गतिविधियों के अंतर्गत विनिर्माण एवं सेवाओं सहित व्यापार और प्रशिक्षण शामिल होते हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह और कृषि क्षेत्र के इस योजना के पात्र नहीं होते। ऋण देने वाली पात्र संस्थाओं के संदर्भ में इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, लघु वित्त बैंक, अनुसूचित शहरी विकास बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ऋण पात्र सुविधा के अंतर्गत इस योजना के तहत पात्र प्रत्येक उधार मांगने वाले 5 करोड़ तक निधि और गैर निधि आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वार्षिक गारंटी शुल्क के अंतर्गत इसमें योजना के तहत पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि पर और शेष अवधि के लिए क्रेडिट सुविधा की बकाया राशि पर एजीएफ शुल्क वसूल किया जाता है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख विशेषताएं। अब आता है हाल ही में 1 करोड़ तक के ऋण की गारंटी शुल्क में 50% की कमी की गई है, जिसमें न्यूनतम गारंटी शुल्क केवल 0.37% प्रति वर्ष के स्तर पर आ गया है। खाते एनपीएस में बदले जाने वाले दावा निपटान के संदर्भ में केस के तहत जब खाते गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में बदल जाते हैं तो ऋण देने वाली संस्था या क्रेडिट सुविधा के संबंध में गारंटी संबंधी प्रावधान को लागू कर सकते हैं। हालांकि गारंटी को लागू करने के पहले कानूनी कार्यवाही संबंधी पूर्व शर्त को अब 70 लाख रुपये जो पहले 5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा की छूट दी जा गई है।
गारंटी की अवधि के संदर्भ में इस योजना के तहत गारंटी कवर सावधि ऋण या मिश्रित ऋण की स्वीकृति अवधि तक के लिए है, जिसमें कार्यशील पूंजी के मामले में गारंटीकृत कवर 5 वर्ष या 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए होता है। अब आता है फेम हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तीव्र अंगीकरण या विनिर्माण योजना के बारे में। फेम स्कीम के बारे में ये सुर्खियों में क्यों रही है? इसके अंतर्गत एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकार फेम योजना के दूसरे चरण के तहत पिछले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित लक्ष्य का केवल 52% ही पूरा कर पाई है। संसदीय स्थायी समिति द्वारा रेखांकित मुद्दे के बारे में इसमें भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति धीमी प्रगति रही है। केवल कुछ ही शहरों में ई बसों का संचालन किया गया। EW इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन केवल कुछ शहरों में ही स्वीकृत की गए तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सब्सिडी का अलग अलग तरीके से उपयोग हो रहा है। इसके संदर्भ में इसके रेखांकित मुद्दे हैं, तभी इसको 4 वर्षों में के लिए बढ़ाया तो गया है, लेकिन इसमें 52% ही यह कवर अप कर चुका है। फेम योजना के उद्देश्य के बारे में इस योजना का उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ाने के लिए और उन्हें अधिक वहनीय और सुलभ बनाना होता है। जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करना, वायु प्रदूषण और जल परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि इस योजना में 2015 में भारी उद्योग मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी और इससे पहले भारी उद्योग या लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत यह आती थी, लेकिन प्रेजेंट में भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है तथा इसकी पृष्ठभूमि यह योजना नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान का एक हिस्सा है। इस प्लान को 2013 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 में साल दर साल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की 6 से 7 मिलियन बिक्री करना है। इसका क्रियान्वयन एक फेम योजना के निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को प्रोत्साहित करना, चार्जिंग स्टेशंस के नेटवर्क की स्थापना करना, योजना का प्रशासन जिसमें प्रचार, IEC, सूचना, शिक्षा, संचार जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसकी निगरानी, इस योजना की निगरानी भारतीय उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन एवं अनुमोदन समिति के द्वारा किया जाता है। योजना के चरण के बारे में, योजना का जो फेम इंडिया का चरण फर्स्ट है वह 2015 से 2019 तक रहा। इसके अंतर्गत 4 फोकस क्षेत्र रहे, जिसमें आता है तकनीकी शिक्षा विकास, मांग सृजन, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। यह फेम फर्स्ट का है। फेम सेकेंड वाले चरण में आता है, यह 2019 से 2022 तक का चरण है। यह चरण सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक 2 पहिया, इलेक्ट्रिक 4 पहिया, हाइब्रिड 4 पहिया, ई रिक्शा, ई बसों सहित अलग अलग श्रेणी के वाहनों की मांग में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित प्रदान करना है। इसके संदर्भ में अब आता है फेम सेकंड के बारे में। इसे पुनः डिजाइन पर आधारित इस फेम सेकंड को 2022 से 2024 के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें योजना को कोविड-19 महामारी से प्राप्त अनुभव, उद्योग जगत और उपभोक्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर फिर से डिजाइन किया गया। पुनः डिजाइन की गई इस योजना का उद्देश्य अग्रिम लागत को कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का तेजी से प्रसार करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को अधिक आसान बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके समग्र मांग में वृद्धि के माध्यम से इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। फेम इंडिया चरण सेकंड की उपलब्धियां जो फरवरी 2022 तक क्या रही, जैसे 4.5 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की सहायता प्रदान की गई, 6000 से अधिक ई बसों के संचालन की मंजूरी प्रदान की गई और 2500 से अधिक चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना की गई है और इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों की बिक्री भी बढ़ गई है। इसकी यह प्रमुख उपलब्धियां हैं। यहाँ पर यह प्रमुख योजनाओं से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा तीसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आता है परिशिष्ट के संदर्भ में। परिशिष्ट में देखते हैं सबसे पहले विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान परंपरा के योगदान को बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत में इसका क्या योगदान रहा। इसका क्षेत्र है गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, जैसे पहला आता है बोधायन के संदर्भ में। बोधायन की प्रमुख कृति शुल्ब सूत्र और स्रोत सूत्र रही, जिसमें शुल्ब सूत्र गणित के उन परिणामों का एक संकलन होता है जिनका वैदिक सभ्यता में प्रारंभ से ही विविध या परिष्कृत वैदिक अग्नि वेदियों की संरचना और निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। और शुल्ब सूत्र में बोधायन प्रमेय का स्पष्ट उल्लेख होता है। पिंगल राव में इनकी प्रमुख कृति छंदशास्त्र के द्विचर अंक प्रणाली का पहला ज्ञात विवरण मिलता है। आर्यभट्ट के संदर्भ में इसमें यह गणितज्ञ खगोलशास्त्री
ज्योतिष और भौतिक शास्त्री भौतिक विज्ञानी थे, जिनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम थी तथा उन्होंने वर्णमालाओं द्वारा बड़ी दशमलव संख्याओं को निरूपित करने की विधि का वर्णन किया। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के द्वारा इनकी प्रमुख कृति वह स्फुट सिद्धांतिका के माध्यम से अरब जगत के लोगों को हमारी गणितीय प्रणाली के बारे में पता चला था तथा भास्कराचार्य की प्रमुख कृति उनकी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि को 4 खंडे में विभाजित किया गया था, जिसमें लीलावती, बीजगणित, गोलाध्ययन और ग्रह गणित इसके अंतर्गत आती है, जिसमें बीजगणितीय समीकरणों को हल करने के लिए चक्रवात विधि का भी प्रतिपादन किया गया था। अब आता है महावीराचार्य के संदर्भ में। इन्हें गणित सार संग्रह यह इनकी पहली पाठ्य पुस्तक थी, जो वर्तमान में अंकगणित के समान है। नारायण पंडित का योगदान रहा। प्रमुख कृति में गणित कौमुदी रही, जिन्होंने यजुर्वेद में 10 से 10 की घात 12 तक की घात के नामों का उल्लेख किया गया। तो यह गणित के संदर्भ में इसके प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में। फिर आता है खगोल विज्ञान में। खगोल विज्ञान में जैसे अंडमान में पाई जाने वाली खगोलीय वस्तुएं पुरापाषाण युगीन अर्थात 1200 वर्ष पहले की हैं, जिसमें खगोलीय वस्तुएं कैलेंडर स्टिक्स पर चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को नोट किया जाता है। इसके लिए कैलेंडर के स्टिक्स पर इन पक्षों को हिसाब से निशान लगाया जाता है। आर्यभट्ट ने जो क्योंकि आर्यभट्ट खगोल शास्त्री विज्ञान ने 4 तरीके के रहे, जिसमें खगोल शास्त्र के संदर्भ में उन्होंने समय की इकाइयों खगोल वृत्त की विशेषताओं पर चर्चा की। उन्होंने पृथ्वी को अंतरिक्ष में लटके हुए एक घूमते पिंड के रूप में वर्णित किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रहों की औसत स्थिति की एक तालिका भी तैयार की है। इनके अलावा उन्होंने चंद्र और सूर्य दोनों के ग्रहों की सही व्याख्या की और साथ ही उन्होंने बताया कि पृथ्वी का व्यास 1050 योजन की वास्तविक गणना के निकट है। अब आता है बारहमेहर के संदर्भ में। इनकी मुख्य कृति पंच सिद्धांतिका थी। उन्होंने व्यापक रूप से ज्योतिष आधार पर ग्रहणों और राशि चक्रों की परिक्रमण की विस्तार से व्याख्या की थी। ब्रह्मगुप्त के संदर्भ में इनकी मुख्य कृति ब्रह्मगुप्त सिद्धांत रही, जिन्होंने यह रचना अलग अलग प्रकार के खगोलीय उपकरणों से संबंधित रही, जैसे जलघड़ी या घाटिका यंत्र। इसमें एक कटोरा होता है, जिसमें एक कटोरे के नीचे छोटा सा छेद होता है। इसे जल के ऊपर रखे जाने पर यह ठीक 24 मिनट में डूब जाता है। इसके संदर्भ में इन्होंने अपनी जो सिद्धांत दिया वह विकसित किया। अब आता है इसमें प्राचीन भारत के योगदान के संदर्भ में। फिर आता है खगोल में और भी आते हैं, जैसे केरल स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स ने यह 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ था। इसके प्रमुख खगोलविद थे माधव, परमेश्वरम, नीलकंठ, सोमयाजी आदि हैं। माधव ने 36 मिनट में चंद्रमा की स्थिति निर्धारित करने की एक प्रक्रिया और ग्रहों की गति का अनुमान लगाने के तरीकों की खोज की। परमेश्वरन ने खगोल विज्ञान की द्रुत गति गणित प्रणाली के संस्थापक रहे। नीलकंठिन सोमयाजी ने अपने तंत्र संग्रह में बुध शुक्र ग्रह के आर्यभट्ट के मॉडल को संशोधित किया था। और जैसे कि जयपुर के महाराजा सवाई जैसे उन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा में जंतर मंतर में नामक 5 जगह खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। अब आता है इसका दूसरा प्रमुख क्षेत्र भारतीय चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के प्रमुख रहे जैसे सुश्रुत, चरक और योग और पतंजलि। सुश्रुत के संदर्भ में इनकी प्रमुख कृति सुश्रुत संहिता रही, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चरक के संदर्भ में इन्होंने भारतीय चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है और वह कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। इनकी प्रमुख कृति थी चरक संहिता। योग और पतंजलि के संदर्भ में इन्होंने योग विज्ञान आयुर्वेद के एक संबद्ध विज्ञान के रूप में विकसित किया और तथा ये शारीरिक और मानसिक स्तर पर दवाओं के बिना उपचार की एक विधि भी विकसित की। धातु विज्ञान के संदर्भ में हड़प्पा के लोग सोने एवं चांदी के उपयोग विविध प्रकार के आभूषण बनाने के लिए करते थे। साथ ही यहाँ कई कांस्य की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। दिल्ली का लोहे स्तंभ यह 1600 साल से अधिक पुराना है, जो लोहे स्तंभ पिटुआ लोहे से निर्मित है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। यह अपने जंग प्रतिरोधी गुण के कारण प्रसिद्ध है। कड़ात जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुए, इन्हें 6 शाखाओं में से एक विशेषज्ञ दर्शन के विद्वान माने हैं। ये 12 में है। यह इनकी कृति बृहत संहिता थी और यह इनके एक अध्याय अलग अलग अनुपातों में 16 मूलभूत पदार्थों के विविध अनुपातों में मिश्रण से कई इत्रों का निर्माण का वर्णन किया गया है। नागार्जुन ने 10वीं शताब्दी में अपनी कृति रस रत्नाकर में सोनी, चांदी, टिन, तांबे जैसी धातुओं के निष्कर्षण की विधिया की चर्चा की गई है। भारतीय कृषि के संदर्भ में
भारतीय कृषि के संदर्भ में आती है, जैसे कावेरी नदी पर निर्मित ग्रैंड एनीकट बांध जो विश्व की सबसे प्राचीन जल नियामक संरचनाओं में से एक है। इसका निर्माण पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में किया गया था। यह रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में कृषि एवं सिंचाई के महत्व पर बल दिया गया है। अब आता है सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल के बारे में। विश्व के स्तर पर देखते हैं, जैसे पहला स्थल आता है बेल्जियम। बेल्जियम यूरोपीय देशों ने बेल्जियम के ओस्टेड में आयोजित दूसरे उत्तर सागर शिखर सम्मेलन में भाग लिया। फिनलैंड के बारे में, फिनलैंड को 31 सदस्य देशों में नाटो में शामिल होने की सहमति प्रकट की। डेनमार्क के संदर्भ में, डेनमार्क, भारत और डेनमार्क ने हरित राजनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ताइवान के संदर्भ में, इसने चीन ने ताइवान की सीमा के नज़दीक अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर अपने सैन्य अभ्यास को समाप्त कर दिया। वियतनाम के संदर्भ में, इसने भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी को गहन करने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की। मलेशिया के संदर्भ में, भारत और मलेशिया के व्यवहारिक सौदों का और डॉलर के साथ साथ उनके रुपये में निपटान करने के लिए सहमत हुए। स्पेन के संदर्भ में, भारत स्पेन की संयुक्त आयोग की बैठक संपन्न हुई। घाना में, घाना मलेशिया की एक नए टीके को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में, इनका वैज्ञानिक अभियान के दौरान इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप के समूह के निकट अब तक अज्ञात हजारों साल पुरानी प्रवाल भित्ति का पता चला। इजराइल के संदर्भ में, इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई। युगांडा के संदर्भ में, इसने भारतीय विदेश मंत्री ने उगांडा की यात्रा की। दक्षिणी महासागर के संसाधनों में बढ़ती व्यावसायिक रुचि में अंटार्कटिका के आसपास संरक्षण प्रयासों पर विफल कर रही है। वह फिर आता है बानुअतु संदर्भ में, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बानुअतु द्वारा प्रस्तावित एक संकल्प को स्वीकार किया है। मलेशिया के संदर्भ में, भारत और मलेशिया द्वारा व्यापारिक सौदों पर डॉलर के साथ साथ रुपये के भी निपटान करने पर सहमत हुए। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात इल्सा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया। और अंटार्कटिका के संदर्भ में, भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री में EMIC तरंगों का पहचान की हुई है। अब आता है सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल भारत के संदर्भ में, जिसमें भारत में देखते हैं पहला हेमिस और थिट्से मठ के बारे में। इसे G20 सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने हेमिस और थिट्से मठों का दौरा किया। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को चीतों के दूसरे अधिवास के रूप में विकसित किया गया। हिंगोली को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लीगो इंडिया को मंजूरी प्रदान की है। यह एक गुरुत्वीय तरंग डिटेक्टर है और इसे महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित किया जाएगा। अब आता है जेमिथांग जो अरुणाचल प्रदेश में, यह प्रमुख बौद्ध सम्मेलन यहाँ पर हुआ, इस कारण यह सुर्खियों में रहा। फिर आता है दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश या स्थानीय देशज समुदायों का एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व का विरोध कर रहा है। किबुथुई गांव अरुणाचल प्रदेश, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में किबुथुई गांव के VVP का शुभारंभ किया। कोमथोंग गांव मेघालय, यह एक सांसद ने कोमथोंग गांव की एक विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह भारत का एकमात्र विशलिंग गांव है। फिर आता है 4 बालीडांगा राज्य बागवानी अनुसंधान एवं विकास स्टेशन परिचय, नमथिंग पोखर अमखोई जीवाश्म पार्क पश्चिम बंगाल, इसे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, इसमें 15 दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार मिले। फिर आता है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो केरल में स्थित है। इसमें केरल हाईकोर्ट ने जंगली हाथी अरिकोम्पन को पराम्बिकुलम रिजर्व में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंतर्गत इसमें अपना पहला फर्नेरियल या फर्ण वाला वनस्पति उद्यान मिल गया है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, यह प्रधानमंत्री ने MTR थेपा कटू हाथी कैंप का दौरा किया था। इसके संदर्भ में भारत के प्रमुख स्थल चर्चा में रहे। अब आता है हमारे सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। पहले व्यक्ति आते हैं जगतगुरु बसवेश्वर के बारे में। यह भगवान विश्वेश्वर 12वीं सदी के कवि थे। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ। ये दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, अनुभव मंडल, वचन साहित्य या लिंगायत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। 13वीं शताब्दी में पलकुर की सोमनाथ ने बसव पुराण की रचना की और इससे बसवण्णा और जीवन के उनके विचारों को संपूर्ण विवरण मिलता है। इनके प्रदर्शित नैतिक मूल्य में आता है समतावाद और श्रम की गरिमा इनके प्रमुख नैतिक मूल्य रहे। अब आता है बाबू जगजीवन राम के बारे में। बाबू प्रधानमंत्री
बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनका जन्म बिहार में हुआ था और ये स्वतंत्रता सेनानी थे और वे अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों के प्रमुख नेता थे। और इनका योगदान 1934 में उन्होंने अखिल भारतीय रविदास महासभा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की और वर्ष 1935 में वह हेमंड आयोग के सामने पेश हुए थे। साथ ही यह पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की और उन्होंने सविनय विज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इनकी जो नैतिक दायित्व थे वह साहस और दूरदर्शिता के संदर्भ में थे, जो एक निडर नेता के रूप में उभरे। अब आता है केशव राव के बारे में, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के बारे में। इनका जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ था। उन्होंने अच्छे अंकों के साथ मेडिकल परीक्षा पास की और नागपुर लौट आए। डॉक्टर हेडगेवार ने देश और समाज के लिए एक पेशे से दूरी बना ली। इनका योगदान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के लिए भारत की आज़ादी ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था और छात्र जीवन में उन्होंने वंदे मातरम आंदोलन का नेतृत्व किया और अरविंद घोष, भाई परमानंद, सुखदेव, जगत गुरु आदि महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। और इनका जो नैतिक आदर्श है वह निस्वार्थ व्यक्ति थे और उन्होंने एक सच्चे निस्वार्थ व्यक्ति होने के साथ साथ वह एक सच्चे देशभक्त भी थे और उनका उद्देश्य आत्मनिर्भरता और विदेशी शासन से मुक्ति की भावना को बढ़ावा देना था। अब आता है CY चिंतामणि के बारे में। चिरावरु यज्ञेश्वरम चिंतामणि का जन्म 10 अप्रैल 1830 में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ था। इनका योगदान यह गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और 1898 में वह कांग्रेस में शामिल हुए तथा इनका जो प्रमुख नैतिक विचार था वह खुली सोच रहा, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने की इच्छा के लिए वह जाने जाते थे। अब आता है BV सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में। इन्हें बराहनेरी वेंकटेश सुब्रमण्यम का जन्म 2 अप्रैल 1881 को तत्कालीन मद्रास के तिरुचिरापल्ली जिले के बरकानरी गांव में हुआ था। इन्होंने लंदन से बैरिस्टर ऑफ लॉ की परीक्षा पास की और डिग्री लेने से इनकार कर दिया। अय्यर ने इंडिया हाउस जाना शुरू किया और यह तभी लंदन में भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक लोकप्रिय अड्डा हुआ करता था। इनका योगदान जब वह पांडिचेरी में थे तो उन्होंने कथित तौर पर युवाओं को हथियारों का उपयोग करना सिखाया, साथ ही देश में अन्य क्रांतिकारियों को भी हथियार उपलब्ध कराए और इनके यह एक तमिल विद्वान भी थे। इनके प्रमुख नैतिक उद्देश्यों में कि विविधता और रचनात्मकता का ही सम्मान करते थे, जिन्होंने कई भाषाओं में धारा प्रवाहित थे और संस्कृति और विचारों की विविधता का भी सम्मान करते थे। अब आता है सागरमल गोपा के बारे में। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 में जैसलमेर की रियासत में हुआ था। सागरमल ने प्रतिबंधित संगठन प्रजामंडल का नेतृत्व किया तथा 1921 में सागरमल महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। सागरमल ने अपनी पुस्तक जैसलमेर का गुंडा राज में जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के अत्याचारों का उल्लेख किया और जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके नैतिक सिद्धांतों में आता है उनकी न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता, जो जैसलमेर के शासक के अत्याचारों को उजागर कर भी जनता को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए थे। अब आता है CF एंड्रूज के बारे में। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज का जन्म 12 फरवरी 1871 को इंग्लैंड में हुआ था। वे 20 मार्च 1904 को भारत पहुंचे और दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिला लिया। इन्होंने महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। एंड्रूज रविन्द्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ मित्र थे। अफ्रीका में एंड्रूज ने महात्मा गांधी के साथ भी निकटता से सहयोग किया था और ऐसा माना जाता है कि एंड्रूज महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर को एक साथ लाए हुए थे। इनके नैतिक सिद्धांतों में देखते हैं कि यह न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और सहानुभूति है। इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भारतीय नेताओं के साथ सहयोग किया और वह गरीबों और शोषितों की चिंता करते थे, इसलिए उन्हें दीनबंधु भी कहा जाता था। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होने के साथ साथ इस मैगजीन का क्लास भी फिनिश होती है कि अप्रैल 2023 का करंट अफेयर फिनिश होता है। और भी इसी तरीके से क्लास को कंटिन्यू करने के लिए, प्रत्येक मंथ की सीरीज को स्टार्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।